सो बच्चों आज हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वो है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 है आपके यूनिट 4 का एंड दैट चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट। सो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा डेरिवेशंस मिलेंगी, वो आपने करनी है। ओके, मैथमेटिकल ज़्यादा है। सो अल्टरनेटिंग करंट में हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बताएंगे, वो ये है कि जैसे आपको हमने बताया था कि सपोज करिए ये कोई कॉइल है। ठीक है, दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ओके, एंड सपोज इसमें एन टर्न्स हैं। ठीक है, कितनी टर्न्स हैं इसमें? एन टर्न्स हैं। सो इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ओके, और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्रॉस फील्ड। ओके, क्रॉस फील्ड आपको बताइए ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड। ठीक है, तो ये क्रॉस फील्ड में कॉइल है आपकी। सो दिस इज योर कॉइल and suppose this coil is rotating about this axis with angular speed omega, and this axis say it is B, center of the coil say it is O, and say this point is Q. So this coil is rotating about axis PQ, ठीक है, with angular velocity omega. Okay, and that axis is passing through the center of the coil O. ओके, सो इसमें सपोज करिए जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने लगाई है ऐसे। जी, दिस इज सपोज बी वेक्टर। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो आपको पता ही है क्या होता है। जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा ऐसे, दिस इज ए वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल है से इट इज थीटा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यू नो द फॉर्मूला। यदि कॉइल के यदि एन टर्न्स हैं कॉइल में तो इट इज़ यू नो बी ए कॉस थीटा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ इसको रखा है, एंड फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड। ठीक है, ये जो बी है ये बेसिकली क्रॉस फील्ड है। सो इज द फेस एरिया ऑफ दिस कॉइल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन आपको पता ही है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यू कैन से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, सो यहाँ जब ये कॉइल रोटेट करेगी इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या लग रहा है आपको इन तीन चीज़ों में क्या चेंज होगा? बी चेंज होगा, ए चेंज होगा या थीटा चेंज होगा? तो इस केस में आपको पता है थीटा चेंज होने वाला है। सो थीटा के चेंज होने से एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी विल चेंज। इस थीटा के चेंज होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल will change, therefore induced EMF is produced in the coil. So induced EMF हो जाएगा according to Faraday's law minus d phi upon what? dt. So put the value of phi, so it is minus d upon dt, and it is, what is the value? NBA cos theta. So E is equal to minus NBA, और ये कांस्टेंट से ही बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचा? कॉस थीटा, एंड थीटा यू नो ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ से आपका जो थीटा है दैट इज ओमेगा टी। ठीक है जी, सो ये लिख दिया। सो इंटीग्रेटेड नाउ, सॉरी डिफरेंशिएटेड नाउ, सो इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? माइनस साइन।
ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस इज द फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एन बी, हाँ ओमेगा को पहले लिख दो ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो ये होगी पीक वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये। तो ये जो इक्वेशन आ गई इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो व्हाट इज ई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड व्हाट इज दिस ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यदि मैं ई और इस ओमेगा टी में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये साइन कर पाएगा, ठीक है जी। साइन का ग्राफ आएगा ये, और साइन का ग्राफ आपको पता ही है ऐसे ये। तो इस तरफ को आप क्या लेंगे, थीटा, थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी, एंगल है ये, और इस तरफ आप टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ क्या आएगा बोलो, एंगल, यहाँ एक साइकिल पूरा हो जाएगा इसका, तो यहाँ एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, 90 और पाई, टेल मी व्हाट इज द एंगल हेयर, यस कितना होना चाहिए एंगल, यस सो ये एंगल होगा आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, यस 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 यस, सो दिस इज, ये मैक्सिमम वैल्यू इसने अटेन करी, सो दिस एंगल इज पाई बाई 2, और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा आ जाए यार, ये आ गया आपका पाई, तो दिस इज पाई, so pi by 2, this is pi, and this is 2 pi, okay, this is 3 pi by 2। और टाइम की बात करें तो आपको पता ही है यहाँ पे आपका t by 2, और यहाँ पे एक साइकिल पूरा हो गया तो कंप्लीट टाइम पीरियड यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t by 4, और यहाँ आ जाएगा 3t by 4, और यहाँ t। So this is a basically graph between E and this omega t is a sine curve, okay। So यहीं से आपका ये चैप्टर शुरू होता है, यही बेसिक है इसका, कि यहीं से ये जो इक्वेशन है आपकी इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे, तो जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे तो ई को, स्मॉल ई को रिप्लेस कर देंगे हम कैपिटल ई से, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ऐसे एब्रीवेट करते हैं, एसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज मीन जो आपके घरों में सप्लाई आ रही है, ठीक है, घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो बेसिकली उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू होती है, वो अभी पढ़ेंगे हम। तो ये जो बेसिकली वोल्टेज है ये टाइम के साथ ऐसे वेरी करती है, इट इज़ वेरिंग वोल्टेज। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसका, पहले ये देखो ये जीरो से चलेगी वैल्यू इसकी इंक्रीज़ होगी, इस तरफ को ई ले रहे हैं, ठीक है, और ई है तो फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी आ जाएगा, तो ई और आई दोनों बोल सकते हो आप इस तरह। आई के लिए इक्वेशन कैसे हो जाएगा, सेम बिल्कुल, आई इज इक्वल टू, बोलो, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। This is the peak value of alternating voltage, is the peak value of current, omega angular frequency of AC, ठीक है। So as I was saying that ये, so this is alternating current, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी टाइम पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC,
एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, ये ठीक है। सो अब इसको डिफाइन कर लिए। सो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये देखिए जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो, और ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, तो ऐसे ही वेरी होता है। देखिए पहले जीरो से इंक्रीज़ करेगा मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये फिर डिक्रीज़ होगा, और यहाँ इतने टाइम के बाद, ये टाइम मैंने कितना बताया था आपको, T/2, इस टाइम T/2 के बाद ये फिर जीरो हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ, यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में फिर ये इंक्रीज़ करेगा, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा यहाँ पे, और फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, और फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली ये इसका एक पूरा साइकिल हुआ। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो एक बार फिर क्या डेफिनेशन होगी इसकी, करंट, यहाँ एक साइकिल पूरा हो गया, तो यहाँ जो टाइम पीरियड है एक साइकिल के लिए कितना होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टाइम होता है एक साइकिल के लिए, दैट इज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ AC, टाइम टेकन बाई AC टू कंप्लीट वन साइकिल, दिस इज T। तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा बोलो, T/2। तो ये बताओ मेरे को, किसने डायरेक्शन अपनी चेंज करी कितना टाइम के बाद, T/2 के बाद। तो ये करंट डायरेक्शन T/2 टाइम के बाद, T इसका टाइम पीरियड है, T/2 टाइम के बाद ये डायरेक्शन रिवर्स करता है, इसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज अगेन नेगेटिव। सो ये ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है। सो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। सो इट इज़ दैट करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होती रहे। सो इट इज दैट करंट whose magnitude changes with time and direction reverses periodically। और कितने टाइम के बाद मैंने बोला डायरेक्शन ये चेंज करता है, T/2। और एक साइकिल कब होता है, जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो यहाँ पर जाके एक साइकिल पूरा हो गया। एक साइकिल की जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और जिसको मैंने बताया आपको कैपिटल T, ठीक है। और टाइम पीरियड आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए। जैसे हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है E=E0 sin ω t। सो यहाँ से यदि मैं E=E' बोल देता हूँ इसको, E0 sin, ये जो आपका T है बेसिकली, इसको मैं पुट कर देता हूँ T+2π/ω। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा। सो आ जाएगा E'=E0 ओमेगा को अंदर ले जाइए, साइन, कितना आएगा बोलिए, sin ω t प्लस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा 2π, ठीक है। सो अगेन इट इज E'=E0 sin ω t, बिकॉज साइन थीटा प्लस 2π क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। क्या पुट किया था मैंने, ये जो पुट किया था इसको बोलते हैं बेसिकली ये टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इसको बोलते हैं 2π क्या था, ये ओमेगा, ठीक है। सो ये रखेंगे ध्यान। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी AC की, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम पीरियड का रिवर्स होती है, उलट होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। सो वो हो जाएगी, इसका उलट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो इट इज़ ω/what 2π साइकिल्स पर सेकेंड। और यदि एक ही साइकिल पर सेकेंड है तो हम बोलेंगे द साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्स, ठीक है। और यदि 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, 50 CPS है ये, तो हम बोलेंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, CPS मीन्स साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यूनिट क्या होता है इसका, हर्ट्स। सो जो इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है, ये नहीं बोलना है आप, ठीक है। मतलब एक सेकंड में साइकिल्स कितनी ले लेता है ये, 50 एक सेकंड में। सोचो आप, ये हुई एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसी एक सेकंड में 50, सोचो आप कितना फास्ट है, ठीक है। तो जब जो सप्लाई घरों में आ रही है वो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो है अल्टरनेटिंग करंट।
तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है बोलिए, 50 हर्ट्ज, याद रखेंगे। ठीक है, तो CPS मीन्स साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो साइकिल्स हुई वो 50 हुई। ठीक है, ठीक है, मतलब 50 साइकिल्स के लिए कितना टाइम लगा, एक सेकेंड। तो एक साइकिल के लिए कितना लगा होगा, 1.50 सेकेंड, याद रखना ये भी। एक साइकिल के लिए कितना टाइम लेता है, ये अभी बना रहा था ना मैं यहाँ, ऐसे ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे ऐसे ही हुई एक साइकिल। तो एक साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, याद रखिएगा 150 सेकेंड्स, यदि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसके इंस्टंटेनियस वैल्यू का ही फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है, और इंस्टंटेनियस वोल्टेज का बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और फिर मैंने बताया इसका टाइम पीरियड निकाल के बताया मैंने आपको, यदि ये पुट कर देंगे आप, इसमें ऐड कर देंगे तो फिर EMF वो ही रहता है, ई आ गया, फिर ये E=E0 sin ओमेगा t आ गया ये। ठीक है, सो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, और वैसे आपको पता ही है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t, यहाँ से भी निकाल सकते थे, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है इसकी। ठीक है, सो ये था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको जानकारी। तो डेफिनेशन आ गई इसकी, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जब चेंज होती है तो कितने टाइम के बाद चेंज होती है, T/2, फिर T/2 के बाद चेंज हो जाएगी, फिर T/2 के बाद चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये था आपका। सो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था ना, तो इसको रोटेट किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेसिकली चेंज क्या हुआ था, थीटा, थीटा के चेंज होने से क्या चेंज हुआ था, फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर ऐसा ही है जैसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का होता है। सो ये है वो बेसिकली। ठीक है जी, और जो आपका AC जनरेटर है उसका प्रिंसिपल यहीं से शुरू होता है। ये AC जनरेटर, AC जनरेटर जो घरों में सप्लाई आ रही है ना 220 वोल्ट, वो आपके हाइड्रो पावर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं ना, वहाँ पे ये है वो कॉइल, बहुत हैवी होती है ये। ठीक है, इसको टरबाइन के साथ जोड़ा जाता है, और टरबाइन के ऊपर फिर क्या गिरता है, पानी गिरता है ना, और वो पानी की एनर्जी जो है वो टरबाइन को रोटेट करती है, और उसकी वजह से कॉइल रोटेट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और एंगल थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उसका जो नेचर होता है बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, और उसका नेचर और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये होती है। ठीक है, और जो घरों में सप्लाई आ रही है वो उसकी वर्चुअल वैल्यू है, किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो वर्चुअल वैल्यू है, वो अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है जी, सो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जो मैंने इक्वेशन लिखा इसमें ये दिस, तो एक और यहाँ टर्म आएगी कि व्हाट इज मेंट बाय फेज। सो फेज बेसिकली एंगल है, ये एंगल। ठीक है, तो फेज यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फेज, और इवन से फेज एंगल। ठीक है, और एक और टर्म यहाँ आएगी, वो है फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस क्या होता है ये सीखेंगे थोड़ा सा। फेज डिफरेंस, सपोज करिए आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF की ये है E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने इस वोल्टेज को अप्लाई कर दिया, और उसमें कुछ भी हो सकता है, सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है सर्किट में। ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ आपने ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये आपने जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये अप्लाई कर दी, तो उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो करंट का नेचर भी ऑल्टरनेटिंग ही होगा। तो सपोज करिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की ओमेगा टी -5 है। ठीक है, सो फेज डिफरेंस का सिंबल होता है ये 5। ये एक बार फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF की ये है किसी सर्किट में, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो करा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ फेज कितना है पहले वाले केस में, उसको थीटा बोल देते हैं, और ये दूसरे वाले केस में चेंज हो गया फेज, फेज सिंपली एंगल ही है, ये वाला एंगल, ये जो आर्गूमेंट बोलते हैं ना, साइन का जो आर्गूमेंट है यहाँ ये। सो यहाँ थीटा है यदि, सो यहाँ थीटा डैश हो जाएगा, चेंज हो गया है। सो जो बेसिकली थीटा माइनस थीटा डैश कर रहे हैं, व्हाट इज थीटा, ओमेगा टी, एंड व्हाट इज थीटा डैश,
ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। सो ओमेगा टी कट जाएगा तो ये आ गया फाई। दिस फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, ठीक है जी। फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ठीक है। इसको ई और आई जो है वो फेज में नहीं है, देयर इज सम फेज डिफरेंस, दैट इज फाई, ठीक है। सो इसमें जैसे यदि हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 केस कर लेते हैं। ये फाई मान लो 0 है, इसका मतलब ई और आई में फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ई एंड आई आर इन सेम फेज, ठीक है जी, या वो सेम फेज में। दूसरा केस है इसका कि यदि आपका फाई ग्रेटर दैन 0 है तो क्या होगा, फाई ग्रेटर दैन 0 है तो ई आगे चलेगा किससे, ई लीड करेगा, ई लीड्स आई, ठीक है, इसी एंगल से, इतना एंगल है ज़्यादा है, ई लीड्स आई बाई कितना एंगल हुई, फाई, ठीक है। मतलब बोलने का ये हो गया कि जब ई आगे जा रहा है, मीन जब ई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ई है लीड करने का मतलब, ई मैक्सिमम पे होगा तो आई जो होगा वो 0 पे होगा, ठीक है जी। सो ये बोलने का मतलब। और तीसरा केस हो सकता है कि फाई इज लेस दैन 0, फाई लेस दैन 0 होगा तो क्या होगा बताइए, ठीक है। सो तीसरा है कि यदि आपका फाई जो है वो लेस दैन 0 है तो क्या आएगा, तो फिर उल्ट हो जाएगा, अब आई लीड करेगा ई को, ठीक है, आई लीड करेगा अब, तो ई पीछे रह गया, फिर तो ई लैग्स बिहाइंड हो जाएगा, पीछे रहने को यहाँ बोलेंगे लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड हो गया किससे, आई से, बाई कितना एंगल, बाई एंगल फाई, या ठीक है। मतलब बोलने का मतलब हो गया कि जब फाई 0 होगा तो फिर साइन में घटी है, यहाँ भी साइन में घटी होगा, मतलब ये और आई जो होंगे वो फेज में होंगे। और यदि फाई यहाँ ग्रेटर दैन 0 होगा तो हम बोलेंगे कि जो आपका ईएमएफ है वो लीड करेगा, तो लैग कौन करेगा, आई, आई पीछे होगा, आगे कौन होगा, ई, ठीक है। तो ई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन करेगा, आई बाद में करेगा। और जब फाई लेस दैन 0 होगा तो क्या बताया मैंने, तो उलट हो गया, यहाँ ई लीड कर रहा था, यहाँ आई लीड करेगा, तो आई मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन करेगा और ई बाद में करेगा, ठीक है। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई यहाँ आगे है तो पीछे कौन है, ई, तो ई लैग्स बिहाइंड आई बाई दिस मच एंगल फाई, सो दिस वाज फेज डिफरेंस, ठीक है। +1 में भी पढ़ा है बी में फेज डिफरेंस, सो ये था। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेरिवेशन पार्ट शुरू होता है और वो है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ ए सी, डिफाइन मीन वैल्यू एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, मीन और इसको एवरेज वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे अब, ओके। सो मीन वैल्यू जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डिफाइन मीन वैल्यू ऑफ ए सी एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ ए सी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। हर बार बोर्ड में किसी न किसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको शुरू करते हैं। सो मीन वैल्यू बेसिकली स्टडी करंट होता है, इट इज़ दी स्टडी का मतलब फिक्स वैल्यू है, स्टडी वैल्यू ऑफ करंट, it is that steady current which sends same charge q in half cycle in an electrical circuit को CKT बोल देते हैं, as is sent by AC, ठीक है, during the same time, ये
सो ये वो स्टडी वैल्यू है करंट की जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल क्या होता है, T/2 टाइम चार्ज क्यू भेजेगी तो AC भी उस टाइम में उतना ही चार्ज भेजेगा। ठीक है, तो इसको समझेंगे ज़रा और ध्यान से सुनेंगे कि आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, सो डेरिवेशन शुरू करते हैं और बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है, सो आपको पता ही है कि करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो उसकी इंस्टंटेनियस वैल्यू क्या होती है, बोलिए। इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, बोलिए। हाँ, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि ये स्मॉल टाइम dt के लिए कांस्टेंट रहा, दैट I दैट करंट remains constant for small time dt। तो इस dt टाइम में उसने कितना चार्ज भेज दिया होगा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सो स्मॉल चार्ज, स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज ही भेजेगा, स्मॉल चार्ज सेंट इन टाइम dt। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कितना आएगा, बोलिए। dq क्या होता है, I/dt, बिकॉज I होता है dq/dt, सो dq क्या हो जाएगा यहाँ से, I/dt। सो हमने बात करी कि हाफ साइकिल में कितना भेजेगा तो इसको इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल चार्ज सेंट कितने टाइम में, इन हाफ साइकिल, इन सर्किट इज, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, integrate, so you will get dq is equal to I/dt। ठीक है, और लिमिट हो जाएंगे हाफ साइकिल के लिए, क्या बताया था टाइम पीरियड, T/2। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट करिए। ठीक है, सो इसके आगे इधर कर देते हैं और क्यू आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, थ्योरम है आपको पता है ये। तो आई की वैल्यू है I0 साइन ओमेगा टी, और आगे क्या है भाई, dt, और 0 to लिमिट क्या है, T/2। सो यहाँ से क्यू निकालना हमारा टारगेट है। सो I0 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। सो 0 to T/2, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस। ठीक है, सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, ये आ गया कांस्टेंट, बाहर को नहीं आएगा, सॉरी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट चले जाएंगे लास्ट। ठीक है, और यहाँ क्या गलती हो रही है, बोलिए। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन की जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस कॉस, तो माइनस साइन भी आएगा यहाँ, वो मैंने बाहर लगा दिया है, नेगेटिव साइन। ठीक है जी, नेगेटिव भी आएगा। सो अब यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो, -I0/ओमेगा, इसको बाहर ले आओ, और फिर ओमेगा यदि बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, बोलो, कॉस ओमेगा टी 0 to T/2। पुट दी वैल्यूज, अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू जल्दी से पुट करिए, -I0/ओमेगा कॉस ओमेगा, अपर वैल्यू इज T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ये आ गया। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू -I0/ओमेगा कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और इसको देख लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 2π/t, इन प्लेस ऑफ दिस ओमेगा राइट दिस, सो इट इज़ T/2 माइनस कॉस 0। सो इतना चार्ज भेजेगा वो करंट, कौन सा करंट, मीन वैल्यू ऑफ AC जो है। सो कितना आ जाएगा, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, कॉस पाई बचाइए, और कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1, और कॉस 0 भी 1, सो -2 आ गया। सो इतना चार्ज मिल जाए, देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 2I0/ओमेगा। दिस मच चार्ज इज सेंट बाई व्हाट, हाँ, दिस मच चार्ज इज सेंट बाई AC इन हाफ साइकिल थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और यहाँ आपने लिख देना कि 1 का यूज़ किया था हमने यहाँ पे, बिकॉज फ्रॉम 1 वैल्यू भरी थी हमने, 1 से किसकी वैल्यू भरी थी, बोलिए, आई की। ठीक है जी, तो ये आ गया। सो उसके आगे यदि हम चलें तो फिर आपको पता ही है कि
कौन सी वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू, आई एम मान लेते हैं, लेट आई एम इज मीन वैल्यू ऑफ ए सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, देयरफॉर डेफिनेशन क्या बोल रही है, जो मीन वैल्यू होती है वो होती है कितना चार्ज भेजा बटे कितने टाइम में, क्यों करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कितना लिया है मैंने, हाफ साइकिल, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 से। सो आई एम हो जाएगा यहाँ से, बोलिए 2I0 अपॉन ओमेगा, ये लिख दी मैंने क्यू की वैल्यू, और नीचे है T/2, 2 चला जाएगा ऊपर को और नीचे चला जाएगा T, ठीक है जी। सो अब यहाँ से देखिए 2I0 इंटू 2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई T इंटू T, दिस T will get cancel, 2 will get cancel, so it is 2I0 अपॉन पाई। सो ये था हमारा टारगेट, सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। पीक वैल्यू का डबल और अपॉन क्या आ गया पाई, ये होती है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, पीक वैल्यू का मतलब ये है ना कि जैसे करंट चेंज कर रहा था ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे ये, तो ये वैल्यू जो है उसका डबल है और अपॉन पाई भी है, ठीक है। तो कहाँ जैसे आएगी, यहाँ जैसे आएगी ये फिक्स वैल्यू, इधर को करंट था इधर को क्या था टाइम था, ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। सो यदि हम बात करें, सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये, तो यदि हम पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो लगभग आता है आपका, और आई एम इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई आता लगभग सॉल्व करके 0.3 ये 637 पीक वैल्यू को इतना होता है मीन वैल्यू। और परसेंटेज में बात करनी है तो फिर मल्टीप्लाई टू विद 100, सो इट इज़ 63.7% ऑफ I0। सो पीक वैल्यू की कितना परसेंट होती है मीन वैल्यू AC की, 63.7%, समझे। सो ये था, याद रखें। और एक चीज़ याद रखें कि बड़े ध्यान सुनेंगे कि ये जो आपका खत्म हो गया ये, ठीक है। तो आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी और फिर स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज भेजा गया इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये स्मॉल चार्ज सेंट इन टाइम dt इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिखना है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, ये आएगा, ठीक है जी। और फिर हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या लेना है आपको, लिमिट क्या होगा, हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है T/2, फिर आई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कितना चार्ज भेजा गया वही हाफ साइकिल में 2I0 अपॉन वाट मेगा। तो मीन वैल्यू क्या होती है बाय डेफिनेशन, मीन वैल्यू होती है कितना चार्ज भेजा गया बट कितने टाइम में, सो इट वाज T/2, ये फिर आपको सॉल्व करके आ जाएगी, याद रखनी है आपने वैल्यू। और ये पीक वैल्यू को कितना परसेंट आती है 60, पीक वैल्यू को आती है 0.637, ठीक है, और परसेंटेज में आ जाएगी। सो बेसिकली मीन वैल्यू थी। तो मीन वैल्यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मीन ऑफ दी है, और से एवरेज ऑफ दी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज टेकन ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। जैसे मान लो आपका AC था तो ये ऐसे था, ऐसे वेरी होता है, आपको बताइए ये ऐसे वेरी होता है। सो मीन ऑफ दी जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, मान लो I1 है, मान लो ये I2 है, ये मान लो I3 है, ये मान लो इधर I4 है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे वैल्यू जो I1 है सपोज करिए, सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है बेसिकली ऐसे ऐसे है, ठीक है। सो ये आई है इधर को और इधर को टाइम है, ठीक है। आप साइकिल हो गए यहाँ T/2 और यहाँ कितना आ जाता है फुल साइकिल T टाइम पीरियड T, ठीक है। मैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज की, जैसे यहाँ है, चलो ये ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़, ये है, ये मान लो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ आ जाएगी I1 है ये, और ये वाली मान लो I2 है, ये वाली वैल्यू कितनी है भैया I2, और ये वाली कितनी है इधर वाली I3, ठीक है। वैसे इधर वाली ले लिए एक, और ये कितनी है I4, ये वाली, ठीक है। सो यदि ये I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है, फिर I4 है, ये I1, ठीक है, I2 I3 और इधर वाली क्या बताइए मैंने I4, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू द नेगेटिव हाफ साइकिल में तो एग्जिस्ट करेगी, सी हो जाएगी -I1, और फिर ये हो जाएगी -I2, और फिर ये हो जाएगी -I3, ठीक है, और फिर ये हो जाएगी -I4, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज वैल्यू होती है मीन वैल्यू,
मीन का मतलब एवरेज लेनी है आपको। किसकी एवरेज लेनी है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी टाइम पे, जैसे कि इस टाइम पे वैल्यू कितनी थी? I1, ये लिखी मैंने I1, ठीक है। इस टाइम पे कितनी थी? यहाँ देखो, ये इस टाइम पे कितनी थी ये वैल्यू? यहाँ I2, ये I2, यहाँ I1, ठीक है। यहाँ कितनी थी? ये I3, चलो यहाँ लिख दिया है वैसे, यहाँ ये, ठीक है। और इस टाइम पे कितनी थी? I4 थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो दिख रही हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होंगी ना। सो बेसिकली मीन लेना उनका, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का मीन लेना है ओवर। यदि आपने ओवर हाफ साइकिल लिया तब तो आंसर मैंने निकाल दिया आपको, ये हाफ साइकिल T/2 टाइम लिया था। मैं फुल साइकिल में लूँ तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो फुल साइकिल के लिए लिखता हूँ मैं, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जैसे I1, I2, I3, I4 करेगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू भी तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यूज़ क्या क्या बोली मैंने? I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है जी। और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में इन्हीं के साथ मैंने क्या लगा दिया? माइनस I1, -I2, -I3, -I4 और अप टू n। फिर इनकी मीन ले लो, तो मीन मीन्स एवरेज करंट आ जाएगा। उसका मीन लेंगे तो क्या होगा ये? हाँ, मीन क्या होता है? सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? I1, लेकिन I1 है तो उससे कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव I1 भी तो होगा, तो -I1 इकट्ठा कर लो। अब I2 का नंबर है आउट, प्लस I2, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइकिल में -I2 भी तो होगा। वैसे I3, तो वहाँ -I3 तो नेगेटिव में भी होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और नीचे फिर मैंने बोला ये कितने बार? n बार, और ये भी कितनी बार? n बार, तो n + n नीचे कितना हो जाएगा? 2n। लेकिन ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको ऐसे कैंसिल कर देगा, I4 - I4 कैंसिल हो जाएंगे, तो एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे कितनी आएगी? 0। इसलिए जो एवरेज और मीन वैल्यू है वो हमेशा हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। सो व्हाट इज़ दी मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल? फुल साइकिल मीन्स टाइम पीरियड T के लिए। यहाँ किसके लिए निकाला मैंने? हाफ साइकिल के लिए। फुल टाइम T के लिए मैंने बता दिया क्या होती है एवरेज वैल्यू, 0 होती है। ऐसे समझ लो कि ऊपर इतनी पॉजिटिव आ जाएगी तो अगला हाफ साइकिल नेगेटिव है तो उतनी नेगेटिव आ जाएगी, तो ऐड कर देंगे 0 की। यहाँ से कर लो, मीन ले लो। सो व्हाट इज़ बेसिकली मीन वैल्यू? इट इज़ सिंपली द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज टेकन ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। और द फुल साइकिल की बात करेंगे तो मैंने बताया कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। फिर मीन लेंगे तो वी विल फाइंड कि वो पॉजिटिव वाली नेगेटिव कैंसिल करती जाएगी और मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगी फुल साइकिल के लिए? 0। सो व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल? 0, ठीक है। सो ये था आपका आर्टिकल, और आगे करते हैं RMS वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 नंबर का अगला क्वेश्चन। सो इसको बोलते हैं RMS, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। सो ये भी स्टडी वैल्यू होती है। सो इट इज़ दैट स्टडी करंट, ठीक है। ये वो भी फिक्स वैल्यू, इट इज़ दैट स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस, वो चार्ज भेज रहा था पीछे वाला जो था ना मेन वैल्यू, विच प्रोड्यूसेस हीट in a given resistance, in a resistance over a given time as is produced by AC during the same time, AC during the same time। समझेंगे? ये है इसकी डेफिनेशन, डिफाइन RMS वैल्यू ऑफ AC। सो इट इज़ दैट स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस क्या? हीट, किस में? रेजिस्टेंस में, फॉर ए गिवन टाइम। या टाइम आप कुछ भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप T/2 ले लो, T ले लो,
ठीक है। सो इसमें नहीं है ऐसा, इसमें आप टी हाफ साइकिल के लिए कर लो, फुल साइकिल के लिए करो, वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। सो इट इज़ दैट स्टेडी करंट जो हीट प्रोड्यूस करे किसी रेजिस्टेंस में दिए हुए टाइम के लिए एज इज प्रोड्यूस्ड बाई ए सी ड्यूरिंग द सेम टाइम, जो ए सी करे सेम टाइम में, ठीक है जी। सो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और एक्सप्रेशन के लिए अब शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी बोल देते हैं उसको, आई वर्चुअल आई वी बोल देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखो पहले तो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है अभी बताई थी मैंने, ये आई से चलेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए सी इज आई इज इक्वल टू क्या आया था वो ग्राफ, साइन कर्व, साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। सो लेट ये करंट है, इट मीन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम डी टी, ये मान लेंगे, मीन्स कांस्टेंट फॉर टाइम डी टी। देयरफॉर जूल हीटिंग इफेक्ट लगेगा यहाँ, रेजिस्टेंस आर में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर टी। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, किस में प्रोड्यूस होगी हीट, रेजिस्टेंस में। इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा इन रेजिस्टेंस आर इन टाइम डी टी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बोलो। स्मॉल हीट को क्या लिखेंगे, डी एच, जूल हीटिंग लॉ पढ़ा है आपने, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर रेजिस्टेंस आर है और टी यहाँ डी टी है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। सो हाफ साइकिल में कितनी होगी, जैसे मैंने बोला कि गिवन टाइम मैंने यहाँ फुल भी ले सकता हूँ, मैं हाफ लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट में आप लिखेंगे टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस आर, इन रेजिस्टेंस आर इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल की टाइम क्या होता है, टी बाई टू। सो इंटीग्रेट, सो यहाँ कर देते हैं, सो विल इंटीग्रेट इट एंड यू विल फाइंड डी एच इज इक्वल टू ये आई स्क्वायर आर डी टी। सिंपल मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन का, वैसे करेंगे 0 टू टी बाई टू, तो ऐसे एच आई की वैल्यू पुट करिए, आई नॉट स्क्वायर 1 से आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आगे आर डी टी, और लिमिट चले जाएंगे 0 टू टी बाई टू। सॉल्व इट, आई नॉट स्क्वायर और आर बार आगे, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर आगे, अंदर क्या बचा बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं तोड़ के 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे करते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी टी। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, और देख लेंगे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई हाफ साइकिल में। 0 टू टी बाई टू लिखते जाएंगे यहाँ पे। सो आ जाएगा एच इज इक्वल टू, लेट अस चेक नाउ, आई नॉट स्क्वायर आर, ये जो 2 है इसको बाहर ले आइए, ये अब अंदर क्या बचा देखो ज़रा, ये आ गया 1 डी टी बचा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी बाई टू, और बचा माइनस 0 टू टी बाई टू, इसकी करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी की, और साथ में डी टी, ये बचा, ठीक है जी। तो इसको करते जाइए, और आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, इसकी क्या होती है 1 डी टी, 1 की टी, ठीक है, और लिमिट चले जाएंगे लास्ट में, ये लिमिट चले गए लास्ट में 0 टू टी बाई टू, और यदि टाइम कम हो तो ये आंसर 0 ही आएगा आगे, लेकिन चलो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करिए इसको, बोलिए आप। हाँ, कॉस 2, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन नीचे 2 ओमेगा, ठीक है, और लिमिट चले जाएंगे लास्ट में 0 टू क्या हुई टी बाई टू, और ये बंद, ठीक है जी। सो आपके पास ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी बाई टू माइनस, इसको ऐसे लिख दो 1.2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी बाई टू माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 2 ओमेगा इंटू 0, ठीक है।
सो 2 ओमेगा इंटू 0, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट है। सो ये आ जाएगा, देखिए अब कितना है, और h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 t/2 माइनस 1.2 ओमेगा साइन, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, t/2 में 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा टी बचाएँ, ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू टी, और ये साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है जी, और ये टी फिर कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2π 0 ही होता है, तो सारा ये 0 आ गया है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, अब ये बचा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी, और 2 जब 4, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी हाफ साइकिल में, समझे, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी हाफ साइकिल में एसी के द्वारा, ठीक है। तो इसके आगे फिर मैं इधर कर देता हूँ। सो लेट जो आपका लेट जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ आई भी है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, सो वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन हाफ साइकिल इन रेजिस्टेंस कितनी होगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t/2 in resistance R is हीटिंग फैक्टर h इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आई की जगह यहाँ क्या है बोलो आई वी स्क्वेयर, रेजिस्टेंस आ रही है, टाइम की जगह बोलो t/2, इतनी इक्वेशन होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो 2 और 3 को इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट यू विल गेट दिस, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दीजिए, ये इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर कर दीजिए, तो आई वी स्क्वेयर आर t/2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर t/4। देखो ये जो सारा काम इंटीग्रेशन वाला किया है एसी ने किया हाफ साइकिल में, हाँ एसी ने हाफ साइकिल में इतनी हीट भेजी, तो वर्चुअल वैल्यू यदि वर्चुअल वैल्यू भी वही करेगी जो इसने किया, तो वर्चुअल वैल्यू यदि आई भी है तो वो सेम टाइम में सेम रजिस्टेंस में इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब दोनों हीट एक ही बात है, एक ही बात है। तो देख लो फिर आई वी और आई नॉट में क्या रिलेशन है, मुझे बात मेरी। तो यहाँ से देखो आर कैंसल, टी कैंसल, टी कैंसल, ये देखो 2 से ही बन गया, तो यहाँ से आई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 4, और आई वी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। सो आई वी कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो, और आई वी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन कितना हो जाएगा √2, ठीक है। स्क्वेयर को गायब करो ना यहाँ से, ठीक है, तो √रूट ले लो दोनों तरफ, √रूट लेने से क्या होगा, ये स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ √रूट रह जाएगा। तो ये होती है आपकी वर्चुअल वैल्यू, नहीं बोल रहे हैं आपने। मीन वैल्यू आई थी 2 आई नॉट अपॉन पाई, मीन वैल्यू कितनी आई थी 2 आई नॉट अपॉन पाई, और ये कितनी आई नॉट अपॉन √2 की वैल्यू पुट करिए यहाँ 1.41, सो आपके पास आ जाएगा ये, और आई भी आ जाएगा आपके पास 0.707 आ जाएगा, ये पीक वैल्यू इतना होता है याद रखो, और परसेंटेज में लेना है तो इतना होता है ये 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, और पिछले वाला कितना था 63.7, ये कितना है 70.7, ठीक है जी। सो ये थी आपकी वर्चुअल वैल्यू, और जितने भी आपके ये वोल्ट मीटर अमीटर्स होते हैं ये वर्चुअल वैल्यू पढ़ते हैं आपके, रीड कौन सी वैल्यू करते हैं आपके, अमीटर वोल्ट मीटर वर्चुअल वैल्यू, ठीक है जी। एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर जो होंगे वो वर्चुअल वैल्यू रीड करते हैं। सो ये था आपका आर्टिकल 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये वो स्टडी करंट है, तो ये स्टडी करंट कितना आया, ये आया कितना आया स्टडी करंट, पीक वैल्यू का कितना परसेंट है 70.7%, इसका आई नॉट का मतलब फिक्स वैल्यू है। वो क्या करती है, वो किसी रेजिस्टेंस में कितने टाइम में, हाफ साइकिल भी हो सकता है फुल साइकिल भी हो सकता है, फुल साइकिल के लिए भी इतनी आएगी, ठीक है। क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है किसी रेजिस्टेंस आर में गिवन टाइम में, जो एसी करेगा ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन।
सो नेक्स्ट हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, जल्दी से सुनेंगे, फेज डिफरेंस क्या चीज़ है। तो फेज डिफरेंस नहीं, फेजर डायग्राम। फेज डिफरेंस तो बता दिया आपको। सो फेजर डायग्राम के बारे में सुनेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। सो बेसिकली जब हमने बात करी कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ईएमएफ की, वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई किया जाता है, जिसमें मान लो इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, तो फिर करंट उस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर जाता है। तो जो अल्टरनेटिंग, जो उसमें जो करंट चलेगा, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी ये होगी। उसमें जो करंट चलेगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा, और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने बताया था, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो ये जो फाई है ये फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बार फिर, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लो आपका क्या है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। वो करंट भी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, कन्वेंशनली क्या है, इनको वेक्टर्स ट्रेट करते हैं। कन्वेंशनली ई एंड आई इनको कंसिडर करते हैं कि ये वेक्टर्स हैं, दे आर ट्रेटेड एज वेक्टर्स, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज वेक्टर्स। कन्वेंशनली जो ई और आई हैं उनको क्या लेते हैं हम, वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है बेसिकली और अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम क्या मानते हैं, कन्वेंशनली वी कंसीडर ई एंड आई एज, क्या बता रहा था मैं, एज वेक्टर्स। दे आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स। वैसे ही आपको पता है कि वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और जो आई है आपका बेसिकली करंट, वो तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन ये फेजर डायग्राम में आगे आपने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसमें एल और सी वगैरह हैं और कोई आपका सर्किट एलिमेंट है, तो उसमें हम ई और आई को क्या ट्रेट करते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। इनको वेक्टर्स ट्रेट करने से क्या करते हैं कि जो सर्किट है आपका, जिस सर्किट में ये सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो वो जो मतलब आपका सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। इट इज़ डन टू सिंप्लीफाई दी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग एसी सर्किट्स, ठीक है। सो वी ट्रीट दीज टू एज वेक्टर्स। सो इट इज़ डन टू सिंप्लीफाई दी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग एसी सर्किट्स, ठीक है। जो एसी सर्किट्स सॉल्व करना इजी हो जाता है, मतलब, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, उसको जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको इजी हो जाता है। तो ई और आई को हम क्या मान लेंगे, वेक्टर्स। सो व्हाट आर फेजर्स, बेसिकली फेजर्स आर सिंपली वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। क्या बोला, व्हाट आर फेजर्स, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट एंड व्हाट, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एसी वोल्टेज एंड करंट, इसको बोलते हैं फेजर्स। फेजर्स और फेजर्स वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एसी वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और इन वेक्टर्स या फेजर्स के बीच जो एंगल होगा, दैट एंगल विल रिप्रेजेंट व्हाट, फेज डिफरेंस। एंगल बिटवीन वेक्टर्स will then represent what, will represent phase difference between E and I, ठीक है। So what is this now, phasor diagram। phasor diagram क्या चीज़ है। So phasor diagram की ये आई डेफिनेशन, यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख लें। So phasor diagram represents, it represents alternating voltage and current as vectors along with phase angle,
ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अलॉन्ग विथ फेज एंगल बिटवीन दैम। तो ये बताया मैंने, ध्यान सुनेंगे क्या क्या बताया। फेज डायग्राम बेसिकली है क्या, ठीक है। फेज डायग्राम में बताया कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होती है। जब उसको किसी ऐसे इसी सर्किट में भेजा जाता है जिसमें मान लो आपका इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो उसमें जो करंट चलेगा वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू करंट की ही होगी, ठीक है जी। और कन्वेंशनली मैंने बताया कि उसमें ट्रीटमेंट देनी है, तो कन्वेंशनली वो ई एंड आई है, इनको हम वेक्टर स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। सो यदि वेक्टर स्ट्रेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, इट इज़ डन टू सिंप्लीफाई दी, हाँ बताया था मैंने, इट इज़ डन टू सिंप्लीफाई दी प्रॉब्लम्स कंसर्निंग एसी सर्किट्स, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं एसी सर्किट से संबंधित वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं यदि हम ई और आई को क्या सपोज करें, वेक्टर्स। वैसे ही वेक्टर्स नहीं होते, ठीक है। सो क्वेश्चन है, यदि इनको वेक्टर्स मान लें, उन वेक्टर्स को फेजर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, फेजर्स। सो फेजर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। दीज आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। सो एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स और फेजर्स रिप्रेजेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। जो इनके बीच एंगल होगा, फेज डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया, जैसे यहाँ फेज डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, फाई, ठीक है। सो अब फेजर डायग्राम की डेफिनेशन ये होगी, दिस डायग्राम सिंपली रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट एज वेक्टर्स अलॉन्ग विद, क्या बताया मैंने, फेज एंगल बिटवीन देम। जैसे यहाँ फेज एंगल कितना है बोलो जोर से, ओमेगा टी, और यहाँ कितना है फेज एंगल, ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। और फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि आपके पास यहाँ नेक्स्ट जो है, हम रेजिस्टेंस में ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो करवाएंगे, और सिंपल सी डेरिवेशन पार्ट है। अब पूरे चैप्टर में डेरिवेशन ही चलती हैं, ठीक है। सो हम शुरू करने जा रहे हैं अब कि क्वेश्चन लिखा हुआ नोट्स में, आप यहाँ से देख लें कि आपने करना क्या है। करना ये है आपने कि एसी को आपने फ्लो कराना है, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, रजिस्टर में फ्लो कराएंगे, एसी थ्रू रजिस्टर, रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ठीक है, एसी थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो मान लो आपका ये है रेजिस्टेंस, ये, और इसको आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे, ये खतरनाक है 220 वोल्ट, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा, ये डीसी नहीं है, डायरेक्ट करंट नहीं है जो बैटरी से आता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो घरों में आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना था। बेसिकली करना क्या है, ई और आई में फेज रिलेशन निकालना है। ई और आई मैंने बताया इनके बीच फेज डिफरेंस है नहीं है, ये पता करेंगे। तो यू विल फाइंड, क्वेश्चन ये बना सकते हो कि जब रेजिस्टेंस में एसी फ्लो करता है तो ई और आई जो होते हैं वो फेज में होते हैं, ई से चलना है और आई पे पहुंचना है। लेट अस चेक नाउ। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे, पर बोलो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गई, ठीक है। तो लेट आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, लिख दिया रेजिस्टेंस। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और इसमें लॉ लगेगा, एक इक्वेशन लगेगी जो आपने पढ़ी है पहले से, नया कुछ नहीं है इसमें ओम्स लॉ लगेगा, वी इज इक्वल टू आर आई। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की जगह क्या है यहाँ, ई अपॉन आर, ई की वैल्यू 1 से पुट कर दो। सो व्हाट इज द वैल्यू, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन व्हाट, आर। अब मेरे को बताओ कि आई क्या आ गया यहाँ से, आई इज इक्वल टू ये आ गया ये, तो ये क्या होनी चाहिए बताओ, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। यदि मैं यहाँ ई नॉट लगा देता हूँ तो मेरे को यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, आई नॉट। तो बेसिकली ये जो वैल्यू होगी ये होगी पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये देखो भाई, मैं ई से चल के आई पे पहुँच गया, तो ये इक्वेशन आ गई 2। तो 1 और 2 में देखो, इनमें फेज एंगल यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ भी कितना है ओमेगा टी, इसका मतलब ये फेज में है दोनों। So from equation 1 and 2 it is clear that, from equation 1 and 2 it is clear that, क्या क्लियर है बोलो, क्या क्लियर है बोलिए, इट इज़ क्लियर दैट कि जब AC किसी रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो E एंड I जो होते हैं वो इन फेज हैं, आर इन सेम फेज,
फेज एंगल इनमें दोनों में मेगा टी है। तो यदि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ई को ऐसे बनाएंगे तो आई मैं ऐसे बना दूंगा, एक लाइन पे चले हों दोनों, ये होगी इनकी फेजर डायग्राम जो मैं बात कर रहा था। ई और आई एक ही लाइन पे चलेंगे। यदि ये लाइन ई की है तो ये किसकी है, आई की है। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि जो आपकी आई होता है ना, वो हमेशा कम होता है ई से, चाहे पीक वैल्यू हो चाहे इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, ठीक है। सो यदि ये ई है तो ये कौन है, आई। और ये की लाइन पे क्यों बना दिए मैंने, वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में चले हों, एक ही, वो फेज में होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, उनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होता है, चलो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, मीन्स वो कैसे हैं, सेम फेज में है, ये प्रूव करना होता है। और यदि मैं इसकी दूसरी डायग्राम बनाऊँ तो ये वाली जो करंट वाली डायग्राम है, यदि ये ई है ये, तो फिर ये कौन है, ये सो दिस ग्राफ इज फॉर ई, एंड ये छोटे वाला जो है ये किसके लिए है, ये आई के लिए। और इधर को ई और आई दोनों ही प्लॉट हो रहे हैं, और भी नीचे भी, और इधर टाइम फेज में है। मतलब जब ये आपका ई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उस टाइम आई भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। जब ई आपका जीरो वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो आई भी जीरो वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और वैसे नेगेटिव सेंस में जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ई, उस टाइम आई भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। और वैसे जीरो मतलब मैक्सिमम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ये मैक्सिमम और जीरो वैल्यू अटेन करते हैं, मीन्स वो कैसे हैं, सेम फेज में, ठीक है। सो ये था। उसके बाद करेंगे कि एसी थ्रू इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। ये एसी इज फ्लोइंग थ्रू व्हाट, इंडक्टर एक कॉइल ही होती है, मैंने बताया इसका इंडक्टेंस होता है। प्योर इंडक्टर का मतलब है यहाँ कि आपने उसका रेजिस्टेंस जीरो सपोज कर लेना, उसका रेजिस्टेंस नहीं है। सो प्योर इंडक्टर बात करूँगा मैं यहाँ, प्योर इंडक्टर मीन्स उसका इंडक्टेंस है एल, जिसका हेनरी यूनिट होता है, और रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, ये आपकी कॉइल है ऐसे 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 ऐसे, ये इसके अक्रॉस आपने अब एसी लगा देना है यहाँ पे ऐसे। तो अब देखिए क्या होगा, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है, वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई पे पहुंचना है, मेन टारगेट ये है। फिर देखना है ई और आई में क्या रिलेशन आ रहा है, कि फेज एंगल उनका सेम है कि थोड़ा आगे पीछे है, वो देखना होता है इसमें, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है। तो इक्वेशन 1 बोल दिया। और ये प्रूव करने चले हम कि यहाँ क्या होता है, वोल्टेज जो एसी वोल्टेज है वो लीड करती है करंट को, एसी वोल्टेज लीड्स करंट बाई एंगल π/2, मतलब उनके बीच जो फेज डिफरेंस आएगा वो π/2 रेडियन आएगा। ये प्रूव करने चले, प्रूव दैट व्हेन एसी फ्लोज थ्रू इंडक्टर देन ई एंड आई, ई लीड्स आई, ई क्या करता है, ई इसको लीड करता है, ई लीड्स आई बाई एन एंगल कितना बताया मैंने, π/2 रेडियन। ये प्रूव करना आपने, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ई लीड करता है आई को, और आई क्या करता है, ई यदि आगे चल रहा है आई से तो आई पीछे है, आई लैग्स बिहाइंड है, ठीक है। सो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। सो अब आपको पता ही है कि इसमें इंडक्टर में करंट चेंज होता है धीरे धीरे, आपको चेंजिंग करंट है, मान लो डी आई, इंडक्टर में चेंजिंग करंट फ्लो कर रहा है, लेट डी आई इज इक्वल टू चेंज इन करंट थ्रू दिस इंडक्टर, ठीक है, इन इंडक्टर इन टाइम डी टी, कितने टाइम में चेंज हुआ ये डी टी में। देयरफॉर चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर इज, ठीक है। इंडक्टर का इंडक्टेंस है भैया एल है, प्योर इंडक्टर तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एल पढ़ा है आपने, डी आई थर्ड लॉ, डी आई अपॉन डी टी। और आपको नेगेटिव साइन क्या बोलता है, अपोज करेगा, ये किसका अपोज करेगा, यहाँ इसका अपोज करेगा ये, ठीक है। सो ई आपको पता है स्टैंडर्ड, ई अपोजिस किसका अपोज करेगा, ई अपोजिस
दी कॉज जो इसको प्रोड्यूस करता है, तो ये अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, कैपिटल ई का, जिसने इसको प्रोड्यूस किया, ये चेंज हो रहा था ना, ई अपोजिज ई, ठीक है। सो इसमें एक लाइन लिखेंगे यहाँ, यदि करंट चलता रहे इस इंडक्टर में, टू मेंटेन दी फ्लो ऑफ, दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, नेगेटिव साइन ये अपोज करेगा, ठीक है, टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन इंडक्टर, जो आपका जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट शुड बी ई शुड बी equal to, should be equal and opposite to instantaneous EMF, और इंस्टेंटेनियस EMF कितना है, E, दैट इज आप बोलना चाह रहे हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ई, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब अपोज करेगा, अपोज कर रहा था यहाँ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन इंडक्टर, ई शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना है आपका, ई है, ठीक है। और आगे चलें तो बात करेंगे कि इस ई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, और इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ई, लिख सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 से इसको 1 बोल दीजिए, चलो इसको 2 बोल देते हैं यदि 1 ऊपर है, यस, तो दिस इज 2। सो यहाँ से फिर ई इज इक्वल टू माइनस ई, तो ये एल की वैल्यू पुट कर दो 2 से, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन व्हाट, डी टी, कौन सी यूज़ करी बोलो, बिकॉज फ्रॉम 2। सो आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ से, और करंट पे पहुँचना है तो डी आई निकालो यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से डी आई कितना आ जाएगा बोलो, तो डी आई आ जाएगा ई, हाँ बोलिए, एल ई डी टी, और आप 1 का यूज़ करके इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर ये कौन सी यूज़ करी, बिकॉज फ्रॉम 1, ठीक है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, और अब इसको कुछ नहीं करना है आपने, डी आई से आपने किस पे पहुँचना है, आई पे, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, सो यू विल गेट दिस डी आई इज इक्वल टू एल ई नॉट इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी डी टी। सो व्हाट इज दिस, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन तो माइनस साइन, सो इट इज माइनस एल ई नॉट, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कॉस, कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, और यहाँ बचेगा आई, ठीक है। तो यहाँ से गलती नहीं किया, ई डी टी, ई डी टी, ई डी टी, डी आई इक्वल टू ई डी टी अपॉन एल होगा, अपॉन एल होना था, तो ये थोड़ी करेक्शन करें यहाँ, सो ये तो 1 अपॉन एल लिख लो की बात है, ठीक है। डी आई यहाँ से आ जाएगा, डी आई यहाँ से आ जाएगा ई डी टी अपॉन एल, यस, ई डी टी अपॉन एल,
सो ये जरा करेक्शन लगाए यहाँ पे, ये सो ये आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करने के बाद ये पहुँच जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है वो। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ से आगे देखो, हाँ ये क्या होना चाहिए, इसको आप ई नॉट ओमेगा को इधर लिखो, ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी क्या होता है भाई, कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है आई नॉट होना चाहिए, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है अभी साइन ओमेगा टी साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, सिंपली कॉस थीटा। ठीक है, और साइन की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी आपको कि माइनस कॉस होती है, तो यहाँ थोड़ी सी गलती है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये जो साइन है इसकी इंटीग्रेशन कॉस नहीं होती, माइनस कॉस होती है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन थीटा माइनस पाई बाई टू होता है माइनस कॉस थीटा। क्या बता रहा हूँ मैं, बिकॉज साइन थीटा माइनस पाई बाई टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इसलिए हुआ ऐसा, तो माइनस कॉस थीटा ही। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका आई नॉट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बोल दो, 1 2 3, 1 2 यस, 2 के बाद 3 नहीं गई है, 3 ये है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 अब आपको लग रहा है कि 1 में तो ये है 1 ओमेगा टी है, और यहाँ क्या आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सर करंट पीछे चल रहा है एंगल पाई बाई टू। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम एंड 3 सॉरी, सो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी भाई, 1 एंड 3 क्या क्लियर हो रहा है बोलिए, इट इज़ क्लियर दैट आई पीछे चल रहा है, एक साथ माइनस आ गया ना, कैसे लिखते हैं इसको बोलो, आई लैग्स बिहाइंड, किसके पीछे है बोलिए, आई लैग्स बिहाइंड ई, बाई कितना एंगल बोलो, वाई एन एंगल पाई बाई टू रेडियन, पाई बाई टू एंगल है ना, पाई की जगह पाई बाई टू आ गया, माइनस पाई बाई, ये देखो ये ठीक है, माइनस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू एंगल रेडियन ये पीछे है, माइनस आएगा तो लैग्स बिहाइंड, और प्लस आएगा तो लीड्स, और इसको उल्ट बोल सकते हैं दैट आई लैग्स बिहाइंड ई, आई पीछे है इसे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और ई आगे है और ई लीड्स आई बाई एन एंगल पाई बाई टू रेडियन, तो ये प्रूव करने को आता है। और इसके यदि मैं ग्राफ बनाऊँ तो यदि आई ऐसे जा रहा है इधर को, तो फिर ई इधर को जाएगा, जो लीड कर रहा है वो आपने ऊपर को बनाना है, आई इधर को है यदि तो ई ऊपर को, और कितना एंगल लीड कर रहा है इधर लिख देंगे पाई बाई टू, फेजर डायग्राम होगी सिंपल। ई लीड करता है ना, जब इंडक्टर में एसी फ्लो करता है तो ई लीड करता है आई को, कितना एंगल से लीड करता है, पाई बाई टू, तो ऐसे बनाएंगे। और यदि इसका दूसरा डायग्राम बनाना है ऐसे वाला, वेरिएशन दिखाना है, तो फिर ये तो आपका हो गया क्या, ये हो गया ई, दिस इज जी, तो इसमें करंट पीछे है भाई, ये देखो करंट पीछे है तो नीचे से शुरू करना है, आप यहाँ से शुरू कर दिया, जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ना ये, तो वो जीरो पे पहुँच जाएगा करंट, ये तो ऐसे जाएगा इधर से, और जब ये जीरो वैल्यू अटेन करेगा ना ये ई, तो वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो वो जीरो पे आ जाएगा, ये समझे बात मेरी, एंड सो समझ गए, जब ये मैक्सिमम लेगा, जब ये जीरो लेगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये इसमें डॉटेड कर्व जो है ये आई का कर्व है। ठीक है, यहाँ से चलेगा ये, तो इधर को ई और आई कुछ भी लिख लो ऐसे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये, और ये डॉटेड जो है ये आई है, और इधर को टाइम है, ये टाइम, यहाँ से बनेगा कर्व, ये लगा पता, इसका ध्यान रखें, बिकॉज ये आई पीछे है तो पीछे मैंने बता दिया नीचे शुरू करना, कौन है पीछे, करंट है ना पीछे इस टाइम में, ई को आप फिक्स कर लो कि आप ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अब आई उससे पीछे चल रहा है पाई बाई टू एंगल वो पीछे है, पाई बाई टू एंगल पीछे है, इसका मतलब जब ये होता है एंगल यहाँ पाई बाई टू एंगल के रूप में लेना, मैंने बताया था यहाँ पाई बाई टू होता है, यहाँ पाई होता है, और यहाँ क्या होता है 2 पाई,
यहाँ 3π/2, ठीक है। सो जब ये EMF ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी तो कितने एंगल के बाद अटेन करी थी वो, π/2 एंगल के बाद, ठीक है। तो करंट उस टाइम 0 पे, ठीक है, ये बनेगा। और जब मतलब आई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो फिर उस टाइम EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली तो EMF 0 हो जाएगा। फिर नेगेटिव सेंस में यदि आपके ई ने फिर पीक वैल्यू अटेन कर ली, ये देखो पीक वैल्यू अटेन कर ली इसने, ये पीक वैल्यू, तो फिर आई क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया और ये आपका मैक्सिमम है, समझे बात। तो ये बनेगा मतलब, तो पीछे कौन चला हुआ है, जब मतलब EMF यहाँ पहुँच गया ना तो आई यहीं था, ठीक है। तो मतलब जब EMF यहाँ पहुँच गया, जब EMF यहाँ पहुँच गया तो आई कहाँ था, EMF यहाँ पहुँच गया तो आई यहीं पहुँचा था, ठीक है। मतलब EMF आपका आगे चल रहा है π/2 एंगल। π/2 एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ, π/2 एंगल होता है ये π/2 हो गया, ये कितना हो गया, पाई हो गया, और ये 2π हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि π/2 एंगल आगे है ना E, जब E आपका यहाँ पहुँचा, जैसे आपका ये देखो यहाँ पहुँचा तो करंट कहाँ था उस टाइम, E जब यहाँ पहुँचा तो करंट यहाँ था, पीछे है करंट, कितना एंगल पीछे है बोलो, π/2, तो ये बनेगा बस। तो ये था इंडक्टर में जब AC फ्लो करता है तो ये होता है। और यहाँ पे वेयर I0 कितना है लिखा हो यहाँ पे फटाफट, वेयर I0 क्या है, ये E0 अपॉन क्या है, ω/L। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, I = V/R। इसका मतलब नीचे जो चीज़ बैठी है इसके जो यूनिट होगा वो रेजिस्टेंस के यूनिट के इक्वल होगा, ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस टाइप चीज़ है ये। तो इस ω/L को बोलते हैं बेसिकली, ये मेन चीज़ यहाँ XL बोलते हैं, इसका सिंबल एक्स पैरों में L ऐसे है ना। और XL की वैल्यू क्या होती है, ω/L, वेयर XL इज कॉल्ड, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका यूनिट क्या बताया मैंने, इसका यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी बोली मैंने, XL = ω/L। और ओमेगा मैंने क्या बताया है, 2π/T भी बताया है और 2π/2πf भी बताया है। तो ये सारी वैल्यूज में इसकी XL की। सो XL इसमें एक नई चीज़ आई, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, डिफाइन इट। इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह ही चीज़ है। रेजिस्टेंस जो दिया इंडक्टर ने, जो रेजिस्टेंस इस कॉइल ने दिया, इस कॉइल ने AC के फ्लो के लिए, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ AC। वैल्यू इज ω/L और ओमेगा इज 2π/T एंड 2πf भी होता है, ठीक है। सो इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे और इसकी हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है XL, ये क्या होता है ω/L, और ओमेगा क्या बताया मैंने 2πf। अब f जो फ्रीक्वेंसी है करंट की, ठीक है। सो जो DC होता है डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। AC की मैंने कितनी बताई, AC की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई, 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ AC का है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का AC आ रहा है आपके घरों में, ठीक है। सो DC की फ्रीक्वेंसी जो बैटरी से मिलता है करंट उसको बोलते हैं DC करंट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो उसकी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं होती, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं होते। वो स्टडी ऐसे वेरी करता है, ये वो ऐसे कांस्टेंट भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन साइकिल की बात नहीं होती कि हाफ साइकिल फुल साइकिल की बात किस में होती है, ये AC में। तो DC की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डायरेक्ट करंट जो बैटरी से मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। यदि मैं F की वैल्यू 0 कर दूँ तो XL क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यदि डायरेक्ट करंट के साथ, डायरेक्ट करंट विद बैटरी ऐसे, इसके साथ यदि मैं कॉइल को जोड़ता हूँ जिसका इंडक्टेंस L है, तो जो डायरेक्ट करंट इसमें फ्लो करेगा ना, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर वो कितना करेगा, 0। सो इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस फॉर DC, ये याद रखेंगे यहाँ से। और इसका यूनिट पूछ लिया किसी ने तो इसके यूनिट वही होंगे जो किसके होते हैं, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के क्या यूनिट होता है, क्योंकि XL क्या होता है, ω/L, ठीक है। और ओमेगा और L की वैल्यू तो मैं यहाँ से बताई हुई है, E = क्या बताया है मैग्नीट्यूड में, L di/, क्या बताया है, dt। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालो तो L हो गया यहाँ से E/di/dt, dt ऊपर चला गया तो L की जगह यहाँ लिख दो ये
dt अपॉन क्या भाई di, पुट द वैल्यूज। ओमेगा, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकंड, ई का होता है वोल्ट, वोल्ट सेकंड, और आई डी आई, ये करंट। और ये आ गया आपका सर करंट का क्या बताया है, एम्पियर, चेंज इन करंट एम्पियर ही होगा, सेकंड सेकंड कट गया, सो वोल्ट पर एम्पियर बचा, तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम। आ गया प्रूफ पर ओम, इसका यूनिट क्या होता है, वही होता है ओम। ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट आर्टिकल आज के लिए वो है कि आपका AC जो है वो फ्लो कर रहा है कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो AC थ्रू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, सो दिस इज योर कैपेसिटर प्लेट्स। ये आपका डिवाइस है, इसके साथ मैंने ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया ये, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तुम्हें पता ही है इसकी क्या होती है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये लिख दिया आपने, E से चल के आपने कहाँ पहुँचना है बोलो जल्दी, I पे, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि किसी टाइम पे आपको पता है चेंजिंग करंट है, चेंजिंग वोल्टेज है, तो आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं किसी टाइम पे उनके ऊपर चार्ज आएगा, मान लो Q, लेट Q इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चार्ज है ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, इंस्टेंटेनियस NEOUS, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है जी। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू सी बी, सी ई होगा यहाँ, E है यहाँ V की जगह, ठीक है। तो V कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ V Q इज इक्वल टू सी बी, ये होता है ना, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ठीक है। नाउ ये जो आपका V है दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, E। नाउ V should be equal to instantaneous instantaneous voltage, that is आप बोलना चाह रहे हैं V is equal to E, that is V is equal to E, V should be equal to instantaneous voltage, instantaneous voltage कितनी है E, ठीक है। सो V की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन व्हाट C, और E की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 से, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से आपने बोलना है इसको, चलो 2 बोल दो, बिकॉज फ्रॉम 1 and 2 वैल्यूज पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं है, करते जाओ फटाफट। तो यहाँ से Q निकाल दो, Q हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो इसको, क्योंकि हमें करंट पे पहुँचना है, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का क्या डेरिवेटिव होगा, कॉस आई हो जाता है, डी की डी आई होता है, सी ई नॉट और कॉस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ओमेगा आ जाएगा बाहर, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो ओमेगा है ना, ये बाहर भी आएगा, ठीक है जी। सो ये आ गया आपके पास आई कैसे लिख सकते हैं, देखो आई इज इक्वल टू ई नॉट ऑन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ इसको ऐसे, सी ओमेगा को नीचे लिख दिया मैंने, और कॉस ओमेगा टू को लिखूँगा मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बिकॉज साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू, अब ये सारी की सारी चीज़ क्या होनी चाहिए, आई नॉट, आगे क्या आ गया देखो ये, तो हम पहुंच गए आई पे, कहाँ से चलना है, ई से पहुंचना कहाँ है, आई पे, ये आ गया। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, ठीक है। सो 1 और 3 से क्या लग रहा है, वहाँ ओमेगा टी था देखो, और यहाँ आपका एंगल आगे है पाई बाई 2 है, ये देखो।
So from equation कौन सी 1 and 3 it is clear that from equation 1 and 3 it is clear that कौन किससे आ गया है, it's clear that I lead कर रहा है करंट को, I leads E by angle pi by 2। यहाँ तक प्रूव करने को, ठीक है। आई लीड कर रहा है तो लैग कौन कर रहा है, पीछे कौन है, ई, और इसमें से लिख सकते हैं कि और ई लैग्स बिहाइंड ई लैग्स बिहाइंड सॉरी लैग्स बिहाइंड आई बाई एन एंगल पाई बाई 2 रेडियन। तो ये अपने याद चीज़ चाहिए। ई पीछे है तो इसकी फेजर डायग्राम ऐसे हो जाएगी। देखो ये मैंने बताया कि आई तो हम इस तरफ ही ले रहे हैं और ई पीछे है तो फिर हमने नीचे को बना देना है ई तरह। इतना एंगल पीछे है पाई बाई 2। ये इसकी फेजर डायग्राम हो गई। और यदि आपने वो वेरिएशन वाली डायग्राम बनानी है तो ये आपका ई तो फिक्स है, ऐसे आगे चलता जाएगा ये, ठीक है। तो फिर आई यहाँ लीड कर रहा है, देखो पाई बाई 2 एंगल तो ऊपर से शुरू करना है, ठीक है। तो आई यदि लीड कर रहा है तो जब इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी तो वो 0 पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ से चलेगा ये, ठीक है। जीरो पे आ गया और जब ये 0 हुआ तो इसको मैक्सिमम हो जाना चाहिए, और जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये फिर 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका डॉटेड है ये, सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉटेड कर्व है ये किसका है, आई का, और ये सॉलिड कर्व किसका है, ई का। और इधर को कौन प्लॉट हो रहा है, टाइम, और इधर को ई और आई दोनों हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, 0, ठीक है। ये आ गया, ओके। तो ये आपका बन गया। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान लगाएं कि ये जो यहाँ पे आई नॉट लिखा आपने, यहाँ लिखने थोड़ा इसके डिस्कशन करेंगे। फेयर यहाँ नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ की फेयर आई नॉट की वैल्यू बोलो क्या है, आई नॉट की वैल्यू ई नॉट 1 ओमेगा सी इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ए सी, है ना। इसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ए सी, पीक वैल्यू ऑफ ए सी आ गया, ठीक है। और यदि हम आगे बात करें तो ई नॉट ओम्स होगा, ये आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इसका मतलब जो नीचे चीज़ लिखी गई है ना ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं आई नॉट हो जाएगा यहाँ से ई नॉट अपॉन एक्स सी बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वेयर एक्स सी क्या बोलते हैं, एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसकी यूनिट वही होगी जो रेजिस्टेंस, जैसे वहाँ इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था ना, तो यहाँ कौन सा आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी क्या आ गया यहाँ से, एक्स सी किसको बोला आपने, 1 अपॉन ओमेगा सी को। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ AC। Okay, so it is the resistance, capacitive reactance, define it. It is the resistance offered by a capacitor for the flow of AC. So ये है, तो इसको थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे अभी। और ये थोड़ी सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने बताया 1/1 ओमेगा सी, ठीक है। तो ये जगह 1 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πfc। तो यदि मैं DC के लिए लगाऊँ और DC मैंने बताया था DC की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0, तो XC क्या हो गया फिर 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। यहाँ 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये। देयरफॉर कैपेसिटर जो है वो DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। देयरफॉर कैपेसिटर ऑफर्स
infinite resistance. For what? Infinite resistance for the flow of DC. Therefore hence कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, उसको नहीं अपने से कुछ नहीं देगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर पेपर में। आपने यहाँ से लिखना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होगा। क्वेश्चन है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। जब फुली चार्ज्ड कैपेसिटर हो जाता है ना, तो फिर कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है डीसी के लिए। तो फिर इसका मतलब डीसी उसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। प्रूव करो। तो आपने लिखना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये, ठीक है। फिर एफ फ्रिक्वेंसी है और सी कैपेसिटेंस है, ठीक है जी। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। सो फॉर डीसी आपने लिखा ना एफ इज़ 0, देखो एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स सी तो ओवर रेजिस्टेंस ही है। इसका मतलब कैपेसिटर देता है ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ डीसी। इसका मतलब इसमें से डीसी फ्लो नहीं कर पाएगा, मीन्स कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। और फिर हम बात करेंगे कि एक्स सी का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो रेजिस्टेंस का होगा, जो रेजिस्टेंस ही होता है, उसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। तो एक्स सी होता क्या है, जैसे 1/ओमेगा सी होता है, और 1/ओमेगा, ओमेगा का क्या होता है पर सेकेंड, सी का क्या होता है, सी होता है क्यू इक्वल टू सी बी ना। तो यहाँ से आप क्यू इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से बी सी निकालो, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन बी पुट करो यहाँ। क्यू अपॉन बी का मतलब क्यू क्या होता है, चार्ज, चार्ज, ठीक है। सो चार्ज बटे वोल्ट ये आ गया क्यू अपॉन बी। क्यू का यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, क्यू इक्वल टू आई टी एम्पियर सेकेंड। और बी का क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया वोल्ट, सेकंड सेकंड यहाँ कट गया, ये वोल्ट ऊपर चला जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। वोल्ट अपॉन एम्पियर मीन्स रेजिस्टेंस वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस वी अपॉन आई, वी अपॉन आई मीन्स वोल्ट अपॉन एम्पियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम है, आ गया। ये प्रूव कर दिया हमने कि इसका जो यूनिट होगा वो बेसिकली क्या होगा, ओम ही होगा। बिकॉज ओमेगा का क्या होता है पर सेकंड, और सी का मैंने यहाँ से निकाल दिया क्यू, क्यू का क्या होता है एम्पियर सेकंड, और वी का क्या होता है, वी का मैंने वी रखा है यहाँ, वी का वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ वोल्ट लिख दिया, अब सेकंड सेकंड कट गया तो वोल्ट पर एम्पियर जो। तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो नहीं होता है। और ये होता क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस आउटपुट बाई कैपेसिटर फॉर द फ्लो ऑफ व्हाट, एसी। सो ये था। सो अभी हम आगे चलेंगे और ये ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। और अब थोड़ा सा आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा पीडीएफ, इसको देख लें ध्यान से। ये तो ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए ये डेफिनेशन आ गई, और फिर आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई ये वाली, और फिर आगे चलते चलते ये आ गई मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, और फिर आगे चलते इसका डेरिवेशन निकाल दिया। टेंडेंस वैल्यू लिखी, चार्ज इसने हाफ साइकिल में कितना भेजा, T/2 लिखा है ये, ठीक है। T/2 ये आ गया, T/2 है ये। तो कितना चार्ज भेजा, ये आ जाएगा ये 2I0 अपॉन हाफ साइकिल में। तो फिर करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम कितना था यहाँ T/2। सो ये आ गया 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। तो फुल साइकिल के लिए मैंने समझाया था कि फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होती है एसी की, फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू होती है एसी की 0, इसलिए इसको हाफ साइकिल के लिए ही निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन आपकी वर्चुअल और आरएमएस वैल्यू। तो रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो हाफ साइकिल में, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा एसी, ठीक है। तो टाइम dt में इतनी करेगा और हाफ साइकिल में इतनी करेगा। इंटीग्रेट T/2 लिखा है ये T/2, और फिर सॉल्व किया। और मैंने बताया था कि यहाँ से यदि आपके पास टाइम कम है तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ T/2 आएगा निकल के, ये देखो T/2 यहाँ से निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और फिर आप पुट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी आ जाएगा। और फिर दोनों हीटों को आपने
इक्वेट कर देना है और फिर आपके पास आई वी की वैल्यू 2I0 अपॉन क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, 70.7% ऑफ पीक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम बात करें आगे, तो फिर ये प्रूव करना है कि जब रेजिस्टेंस में फ्लो कर गया तो ई और आई फेज़ में होते हैं, तो ओम्स लॉ लगा इसमें, और मैंने देखा कि ये देखो फेज़ में आ गई। इसमें आप ये करें थोड़ा, ये जो ई वाली लाइन है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, क्योंकि ई वाली ये हो गया डॉटेड लाइन जो है ये, ठीक है, ई वाली मतलब ई की वैल्यू ज़्यादा होती है, और इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज और पीक वैल्यू ई की वैल्यू ज़्यादा होती है दोनों ही आई से। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे रेजिस्टेंस की बात कर लें हम, जैसे ई पता है आपको, तो आई कैसे निकालेंगे, आई क्या होगा, ई अपॉन आर होगा। किसी भी चीज़ का अपॉन आर करेंगे तो आर की कुछ वैल्यू होगी, तो ये चीज़ कम नहीं हो जाएगी ओवरऑल, आई कम नहीं हो जाएगा, ई से लेस आएगा, आई लेस देन क्या आएगा, ई आएगा। क्योंकि ई मीन्स वोल्टेज पता है, तो करंट पे कैसे जाते हैं, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना। तो ई अपॉन आर करेंगे आप ई अपॉन आर करेंगे तो आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ई से क्या आएगी, कम ही आएगी, तो आई लेस देन ई। इसका मतलब ई वाला बड़ा बनाना है और आई वाला डॉटेड छोटा बनाना है, समझ गए। यहाँ उल्ट हो गया ना, ई वाला जो है इसने छोटा कर दिया है, आपको मैंने बताया ई वाला, आई वाला जो है बेसिकली आई छोटा होता है ना इसे, तो ये ई वाला बड़ा बनाइए ऐसे, और आई वाला डॉटेड बनाइए अंदर को ऐसे, समझे। ई और आई फेज़ में होते हैं, और यहाँ भी थोड़ा सा आप इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाइए, बड़ा ई और ये ई, जैसे जी जैसे आई, ऐसा बनाइए इसको, ठीक है। सो उसके बाद फिर इंडक्टर में फ़्लो करवाया, ये देखो इंडक्टर में चला गया, फिर इसमें ये फैराडे लॉ लगा, और फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया और आई पे पहुंच गए, तो आई यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस है, अभी अंदर ही ध्यान रखें, माइनस माइनस है, इसको आप बाहर भी लगा सकते हो यहाँ। ठीक है, सो उसके बाद फिर हमने देखा कि करंट पीछे चल रहा है, तो -π/2 आ गया, तो आगे कौन चल रहा है, ई। यदि ई आगे चल रहा है तो मैंने बताया ऊपर को बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर को बना देंगे, देखो ये नीचे को इधर आई है और ऊपर को ई है। ठीक है, तो ये था। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बोलते हैं उसको, XL, उसका यूनिट वही होता है जो क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का जो होता है, फिर कैपेसिटर में फ्लो करवाया, कि इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाया, और फिर हमने देखा करंट यहाँ लीड कर गया, तो लैग्स बिहाइंड कौन होगा, ई, तो ई नीचे को बनाएंगे और आई इधर को बनाएंगे। ठीक है, और ये ग्राफ भी मैंने आपको, ये वेरिएशन भी समझा दी मैंने आपको। ठीक है, सो यही था। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।